गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 11:33 हुए हैं। इट्स 11:33 और तारीख आप जानते हैं, आज है 20 अगस्त 2021। दिस इज 20th ऑफ अगस्त 2021। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जीएस स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। और जल्दी से मुझे याद दिलाएंगे कि कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। हमने शुरू किया था पढ़ना मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। हमने शुरू किया था मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, या हिंदी में आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के मरते ही शुरू होता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जिसमें हम पढ़ रहे थे 1707 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का पतन या डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 ईस्वी में भारत का अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के बाद हमने बात की जहांदर शाह के बारे में, उसके बाद फर्रुखशियर के बारे में, और फिर फर्रुखशियर के बाद हमने बात की और हम पहुंचे थे कहां तक, मोहम्मद शाह तक। तो हमें कंटिन्यू करना है कहां से, मोहम्मद शाह से। और आप जानते हैं 1719 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह सैयद बंधुओं के द्वारा या सैयद ब्रदर्स के द्वारा ही किसे बनाया गया, मोहम्मद शाह को बनाया गया। और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद शाह ही इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है। ये कहलाता है रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है ये मुगल एम्परर। और ध्यान रखेंगे, मुगलों में सबसे अयोग्य, सबसे डरपोक, सबसे कायर और सबसे लापरवाह मुगल बादशाह ही कौन माना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला माना जाता है। सैयद बंधुओं ने अपने ही हाथों की कठपुतली बने रहने के लिए ही अगला मुगल बादशाह सिंहासन पर बिठाया मोहम्मद शाह को। लेकिन जैसे ही मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा, तो सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले ही ये बात दिमाग में आई कि यदि खुद जीवित रहना है तो खत्म करना जरूरी होगा, मारना जरूरी होगा सैयद ब्रदर्स को, सैयद बंधुओं को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई जो सैयद बंधुओं का इन्फ्लुएंस था, जो सैयद बंधुओं का प्रभाव था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इधर फर्रुखशियर सैयद बंधुओं को मरवाने की साजिश कर रहा था और उधर सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखशियर को मरवा दिया। रफी उद दर्जात आया, वो भी मर गया। रफी उद दौला आया, वो भी मर गया। उसके बाद आया मोहम्मद शाह। लेकिन जब मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा,
तो ये जानता था कि यदि खुद चैन से शासन करना है और सैयद बंधुओं के प्रभाव में नहीं रहना या उनके प्रभाव को खत्म करना है, तो जरूरी होगा सैयद बंधुओं को मरवाना, क्योंकि जब तक सैयद बंधु नहीं मरेंगे तब तक मुझे स्टेबल शासन नहीं मिलेगा या स्थिर शासन नहीं मिलेगा। फाइनली सैयद बंधुओं का अंत करने में सफल हुआ मोहम्मद शाह। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, he killed Sayyid brothers, he killed Sayyid brothers with the help of निजाम उल मुल्क। इसी ने निजाम उल मुल्क की मदद से निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। He killed Sayyid brothers with the help of निजाम उल मुल्क। इसी ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। और ध्यान रखेंगे, इसी निजाम उल मुल्क को चिनक्लिच खां भी कहा जाता है, यही चिनक्लिच खान भी कहलाता है। तो फाइनली खत्म हुए सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखेंगे, 3 independent states were established, 3 independent states were established in his ruling period। लिखेंगे, इसी के शासनकाल में 3 स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ या 3 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। और वो कौन कौन से थे? ध्यान रखेंगे, निजाम उल मुल्क या चिनक्लिच खान ने ही हैदराबाद को मुगलों से स्वतंत्र किया और हैदराबाद नाम से ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके अलावा मुर्शीद कुली खान, इसके अलावा मुर्शीद कुली खान जो अभी तक बंगाल राज्य का सूबेदार हुआ करता था, अब उसी मुर्शीद कुली खान ने खुद को मुगलों से स्वतंत्र किया और बंगाल राज्य की स्थापना की। इसके अलावा सादत खान, बुरहान उल मुल्क, सादत खान या जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, जो कि पहले मुगलों के अवध राज्य का सूबेदार हुआ करता था, अवध सूबे का सूबेदार हुआ करता था। इसने एक और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो कहलाया अवध। कहने का मतलब जो हैदराबाद, भाई हैदराबाद का पुराना नाम था गोलकुंडा, ये आप जानते होंगे। हैदराबाद को ही पहले क्या कहा जाता था? गोलकुंडा कहा जाता था। तो जो हैदराबाद बंगाल और अवध मुगलों के ही राज्य हुआ करते थे, मुगलों के ही प्रांत हुआ करते थे। अब मुगलों के कमजोर हो जाने की वजह से वही मुगलों के जो प्रांत थे या मुगलों के सूबे थे, वहां के सूबेदारों ने, वहां के प्रांत अधिकारियों ने खुद को मुगलों से ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई उस समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह था जो बेहद कमजोर और अयोग्य था। इसी चीज का फायदा इन्होंने उठाया और 3 स्वतंत्र राज्य बने इसी के शासनकाल में। बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान
बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा और हम जानते हैं यही मुर्शीद कुली खान कहलाया फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला नवाब। इधर अवध राज्य का सूबेदार हुआ करता था सादत खान बुरहान उल मुल्क, ये बन गया फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, अवध का पहला नवाब। और निजाम उल मुल्क इसने इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट या हैदराबाद राज्य की स्थापना की एंड ही बिकेम फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, और ये हैदराबाद का सबसे पहला क्या बना, निजाम बना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोहम्मद शाह से ही पूछा जाता है, आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में आखिरी बार जजिया किस मुगल बादशाह के शासनकाल में वसूला गया था। हम सब जानते हैं कि जब भारत पर सबसे पहला मुस्लिम अटैक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में वो सबसे पहला मुस्लिम था, वो सबसे पहला मुसलमान था जिसने भारत में जजिया लगाया था। जजिया वॉज अ टैक्स विच वॉज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। जजिया एक कर हुआ करता था, एक टैक्स हुआ करता था जो भारत में गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। लंबे समय से ये दिया जा रहा था, लगभग 1000 साल से। लेकिन ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला ही वो आखिरी मुगल बादशाह था जिसके समय में जजिया भारत में आखिरी बार वसूला गया था। तो ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में जजिया वॉज एबोलिस्ड, जजिया का अंत कर दिया गया। इसी के शासनकाल में जजिया का अंत कर दिया गया। तो जजिया भारत में सबसे पहले शुरू मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन इसे आकर समाप्त कर दिया गया किसके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। लेकिन ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई वो थी इसी के शासनकाल में हुआ नादिर शाह का आक्रमण। लिखेंगे 1739 में। 1739 में इसी के समय में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह एक पर्शियन रूलर हुआ करता था, एक फारसी शासक हुआ करता था। भाई आप जानते हैं ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था, पर्शिया कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे ईरान का ही एक शासक हुआ करता था नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य पर अटैक करने के लिए आया था, लूटपाट करने के लिए, लूट करने के लिए। और ध्यान रखेंगे नादिर शाह का उद्देश्य, नादिर शाह ईरान के ही दुरानी वंश या दुरानी डायनेस्टी का शासक हुआ करता था।
1739 में ये मुगलों से लूटपाट करने के उद्देश्य से आया। और ध्यान रखेंगे 1739 में ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल। जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध, जो लड़ा गया नादिर शाह और मुगल सेना के बीच। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी। इस युद्ध में नादिर शाह के द्वारा मुगल सेना को पराजित किया गया, मुगल आर्मी को पराजित किया गया। और नादिर शाह अपनी सेना लेकर दिल्ली में घुस आया और दिल्ली में घुसकर इसने जमकर लूटपाट और कत्लेआम किया। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी लूटपाट में इसने लगभग मुगलों से दिल्ली में 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। अब आप समझ सकते हैं उस समय की 70 करोड़ रुपए की कीमत आज कितनी होगी। इतनी संपत्ति अपने साथ लूट कर गया नादिर शाह। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह से ही नादिर शाह ही दो और महत्वपूर्ण चीजें लूट कर लेकर गया। सबसे पहला तो मुगलों का तख्त, मुगलों का थ्रोन, सिंहासन, जो कभी शाहजहां ने बनवाया था, जिसे तख्ते तऊस कहा जाता था, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन। और इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, क्योंकि इसी मयूर सिंहासन पर क्या लगा था, कोहिनूर हीरा लगा था। वो भी अपने साथ लूट कर लेकर गया नादिर शाह। दो सवाल यहां पर बनते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए मयूर सिंहासन पर या तख्ते तऊस पर, तो तख्ते तऊस पर या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था। तो ध्यान रखेंगे तख्ते तऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह, आखिरी मुगल एम्परर हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में कोहिनूर हीरा आखिरी बार किस मुगल बादशाह के पास था। तो ये भी यदि पूछें तो आप आंसर करेंगे मोहम्मद शाह। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से ही कोहिनूर हीरा और तख्ते तऊस या मयूर सिंहासन लूट कर ले गया और ईरान जाकर इन 1747 में लिख लेंगे नादिर शाह डाइड, नादिर शाह की मृत्यु हुई। इन 1747 नादिर शाह डाइड या नादिर शाह की मृत्यु हुई। और नादिर शाह के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी या दुर्रानी वंश का अगला शासक बना इसी का सेनापति, इसी का आर्मी चीफ, जिसे हम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली के नाम से। जो कहलाता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना। और अब अहमद शाह अब्दाली ही बार बार आएगा हिंदुस्तान में लूटपाट करने के लिए, अटैक्स करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला अटैक किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में हुआ। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड या मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। लिखेंगे इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली वॉज हैपेंड।
इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ। इन हिज रूलिंग पीरियड फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली वॉज हैपेंड। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था। कहने का मतलब नादिर शाह के बाद ईरान और अफगानिस्तान का अगला शासक कौन बन गया? अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी वंश का था। तो कहने का मतलब ईरान और अफगानिस्तान में शासन कर रहा है अहमद शाह अब्दाली। और यहां की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई 1748 में, 1748 ईस्वी में। और 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद इसी का पुत्र अगला मुगल बादशाह बना, जिसे हम जानते हैं अहमद शाह के नाम से, जो कहलाता है अहमद शाह। जो 1748 से लेकर 1754 तक भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ। मयूर सिंहासन सोने का बना था। जी हां, वो एक गोल्डन थ्रोन था, आज भी है, ब्रिटेन में है। मयूर सिंहासन आज भी है लंदन में। कोहिनूर हीरा आप सब जानते हैं, ब्रिटेन में है, लंदन में है। जितने भी लोग आज यहां पर मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि गुप्त काल चल रहा था, एंशिएंट चल रहा था, ठीक है, इसका मतलब उन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी। तो पहले कल की क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो कल की क्लास अटेंड करके दूर हो जाएगी। आपने कल की क्लास ही अटेंड नहीं की है तो बताइए, फिर एक ही बात को मैं रोज रोज थोड़ी आकर रिपीट कर सकता हूं। सर अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था? नहीं मेरे भाई, कब्जा नहीं करा था, ठीक है। सिर्फ दिल्ली तक का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो के टाइटल पर कुछ और लिखा है। बेटे वीडियो के टाइटल है ना पर जो लिखा है वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्लास में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल वो नहीं माना जाएगा जो वीडियो पर लिखा है, वो माना जाएगा जो मैंने यहां पर खुद आकर बोर्ड पर लिखा है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस। लिखेंगे अहमद शाह में इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड 6 टाइम्स। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 6 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड 6 टाइम्स। अहमद शाह अब्दाली ने 6 बार आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने इसके शासनकाल में अटैक किया था। पंजाब में मुगलों की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि दोनों तरफ से ही सेनाएं किसकी थी भाई? इधर से अहमद शाह की, उधर से अहमद शाह अब्दाली की। इसीलिए ध्यान रखेंगे इसे
अहमद शाह बैटल कहा जाता है? ये कहलाता है अहमद शाह युद्ध, जिस क्योंकि दोनों तरफ से ही तो लड़ने वालों के बाई चांस नाम क्या थे? अहमद शाह। इन दिस बैटल लिखेंगे अब्दाली वॉज डिफीटेड। इस आक्रमण में या इस युद्ध में अब्दाली पराजित हुआ था। सत्रह सौ अड़तालीस से 1754 तक अहमद शाह मुगल बादशाह रहा। इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। आलमगीर द्वितीय या आलमगीर सेकंड। सर थोड़ा निजाम उल मुल्क के बारे में बता सकते हो? बेटे उसके बारे में तो तब पता करेंगे ना जब हम पढ़ेंगे हैदराबाद स्टेट के बारे में। अभी हम मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें अभी मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ना है। निजाम उल मुल्क वॉज फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जब हम हैदराबाद पढ़ेंगे निजाम उल मुल्क के बारे में तब बात करेंगे। अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। अगर ये आलमगीर सेकंड है, अगर ये आलमगीर द्वितीय है तो फर्स्ट आलमगीर भी जरूर होगा। ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब ही क्या कहलाता है? आलमगीर कहलाता है। औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है। लेकिन ये था आलमगीर सेकंड। केवल एक क्वेश्चन आलमगीर सेकंड से बनता है। आपसे पूछेंगे कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसी के शासनकाल में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध जो हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। एंड हु वॉज सिराजुद्दौला? तो लिखेंगे सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था और यही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके बाद अंग्रेजों की शक्ति भारत में बढ़नी शुरू हुई थी। जब हम बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा होगी। लेकिन यहां पर आपको केवल यह जानना है कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? ही वॉज आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। 1759 में आलमगीर सेकंड की डेथ हुई और इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लिख लीजिए, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक। 1759 ईस्वी से लेकर
1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड के शासनकाल में सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1761 में। इसी के समय में तो हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे इसके बारे में वहां पर जिक्र होगा उस समय पेशवा कौन था, मराठाओं की सेना का नेतृत्व किसने किया था। लेकिन इस समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड। और इसी के शासनकाल में 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर, भाई पहले तो अंग्रेजों को बंगाल से निकालने की कोशिश बैटल ऑफ प्लासी में की गई, लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी में हम सफल नहीं हुए, सिराजुद्दौला हार गया उसमें, तो एक बार फिर से अंग्रेजों को बंगाल से निकालने की कोशिश की गई। और ध्यान रखेंगे तीन तीन शासकों की सेनाएं एक साथ मिलकर लड़ी। हमारी तरफ से इसमें लड़ रहे थे शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगलों से अलग हुए थे बंगाल भी और अवध भी, लेकिन एक बार फिर से साथ में आए क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना था। तीनों की सेना एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ी। भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और यदि हम ब्रिटिश आर्मी की बात करें, अंग्रेज सेना की बात करें, तो उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से इसमें लड़ा हेक्टर मुनरो, और हम सब जानते हैं हेक्टर मुनरो ने हमारे तीनों शासकों की सेना को पराजित किया। और एक बार फिर से बुरी तरीके से हार हुई बैटल ऑफ बक्सर में भी इन तीनों शासकों की, और अंग्रेज विजयी हुए। और इसी युद्ध को वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसको जीतने के बाद पूरे के पूरे बंगाल पर ही किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। लिखेंगे आफ्टर दैट बैटल, इसी युद्ध के बाद, आफ्टर दैट बैटल या इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड एंटायर बंगाल, अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड एंटायर बंगाल, अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया।
इसके बाद लिखिए इन 1803 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इन 1803 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स, और अंग्रेजों ने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। और अंग्रेजों ने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज दिल्ली तक घुस आए और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और लाल किले में जाकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब आपकी ताकत केवल दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित रहेगी। अब भारत का मुगल बादशाह कोई शक्ति, कोई पावर नहीं, केवल एक पोस्ट बनकर रह गया, एक पद बनकर रह गया। और अंग्रेजों ने कहा कि अब हम ही डिसाइड करेंगे, अब अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। हम हर महीने आपको पेंशन दिया करेंगे। अब आपका सोर्स ऑफ इनकम वही रहेगा, क्योंकि टैक्स वसूल करने और रेवेन्यू जनरेट करने के सारे अधिकार किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास। इसीलिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? ही वॉज शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय ही वो पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था। अठारह सौ छह ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हुई और इसके मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ही वॉज अकबर सेकंड। इसके बाद आया अकबर द्वितीय। अठारह सौ छह से लेकर 1837 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन कहलाता है? तो लिख लीजिएगा ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर who was appointed by the Britishers। लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह था। मैंने अभी आपको बताया था अब अंग्रेज ही क्या करेंगे? मुगल बादशाहों को नियुक्त करेंगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने संरक्षण में अकबर सेकंड को नियुक्त किया था। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला सबसे पहला कौन था? ही वॉज अकबर सेकंड, क्योंकि इसे अंग्रेजों के ही द्वारा नियुक्त किया गया था।
और ध्यान रखेंगे दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अकबर फर्स्ट कौन था? बेटे बताने की जरूरत पड़ेगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सुना होगा सबने, अजीमो शान शहनशाह है ना, जोधा अकबर देखी होगी सबने, वो अकबर है ना, अकबर फर्स्ट। तो इससे पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि बताइए, कि बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? लिखेंगे इन 1830, 1830 ईस्वी में। लिखेंगे ही गेव द टाइटल ऑफ राजा, अकबर सेकंड गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय 1830 में। इसी के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई। ही वॉज अकबर सेकंड। एटीन 1837 में डेथ हुई अकबर सेकंड की, और इसके बाद भारत का अंतिम मुगल बादशाह भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना, लिखेंगे बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर, ये था भारत का अंतिम मुगल बादशाह। लिखिए इसमें ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। और लिखेंगे हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से कविताएं या शायरी किया करता था। यह एक शायर था और जफर नाम से शायरी किया करता था। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में ही वॉज द लीडर ऑफ, ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। लिखेंगे इन 1857, 1857 में he was arrested by the Britishers, 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन 1857 he was arrested by the Britishers, इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। and he was sent to
रंगून बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर लिखेंगे इन 1862। इन 1862 1862 ईस्वी में लिखेंगे बहादुर शाह जफर डाइट। बहादुर शाह जफर डाइट, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो ये था मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला टॉपिक जो कहलाता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन। तो यहां पर फिनिश होता है मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक जो था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स 1707 ईस्वी से लेके 1857 तक। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे बैच में गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड चल रहा था, तो मैंने कल भी आपको यही बात कही थी। पहली बात तो आप लोग है ना मौसमी छात्र हैं जो कभी कभी अच्छे अच्छे मौसम में ही पढ़ने के लिए लाइव आते हैं। अगर आप रोज क्लास अटेंड करें लाइव आकर तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता रहे। मैंने कल आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड से लेकर हर्षवर्धन तक, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, और बस उसके बाद गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा और पोस्ट गुप्ता पीरियड में केवल हर्षवर्धन। मैंने आपको कहा था कि उसे आप जो आपको वीओडी प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, उसमें से कंप्लीट कर लें, जो कि आइडियली अब तक तो हो भी जाना चाहिए था। जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड करी होगी उन्होंने कर भी लिया होगा। और वहां पर हर्षवर्धन के बाद एंशिएंट इंडिया क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके बाद मैंने शुरू करा दिया मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है भाई, है ना। और जिन लोगों ने स्टार्ट ही मॉडर्न इंडिया से करा है तो अभी मॉडर्न इंडिया का पहला ही टॉपिक हुआ है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूं हमारे पास हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो किसी भी पार्ट से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो कहानी बिल्कुल अलग है जिसका पिछले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है ना, लकीर के फकीर हो तुम सारे के सारे लोग। और ये भाई पूरा का पूरा वीओडी दे रखा है यार। यदि कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया तो जाकर वीओडी से कर लो ना। लेकिन वो बात है, मतलब स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना उनसे भी ज्यादा बुरे हालात हैं आप लोगों के। अब एक आदमी पूछ रहा है मॉडर्न क्यों स्टार्ट कर दिए। बेटे अगर गलती से तेरा पेपर 1 महीने के बाद आ गया, 15 दिन के बाद आ गया, ठीक है ना, तो एग्जाम में है ना एंशिएंट इंडिया से एक सवाल नहीं मिलेगा देखने के लिए, है ना। क्वेश्चंस कहां से आएंगे, मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से, है ना। लेकिन चक्कर क्या है, तुम लोगों को किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब देखो तुम्हारे बैच में पूरा का पूरा वीओडी हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो जैसे आप लोग लाइव क्लास में आके कहते हो ना सर धीरे बोलो, सर बोलकर लिखवाओ, सर बोर्ड पर हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिनको लाइव क्लास में पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनसे लिखा नहीं जाता है, जिनको मेरी स्पीड ज्यादा या कम लगती है, भाई उन्हीं नालायक लोगों के लिए तो हमने वीओडी का फीचर दिया है कि भैया आपको अगर लाइव में
कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप वीओडी में पढ़ लीजिए, जहां मर्जी पॉज कर दीजिए, जहां मर्जी फास्ट कर दीजिए, जहां मर्जी स्लो कर दीजिए। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसीलिए है ना, अब हमने मॉडर्न इंडिया इसलिए शुरू करा है, मॉडर्न इंडिया इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अब एग्जाम्स शुरू हो गए हैं ना कंडक्ट होने, अब एग्जाम्स होने शुरू हो गए हैं। तो अपना भैया उद्देश्य देखो सिंपल सा ये है कि मॉडर्न इंडिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको फटाफट से शुरू करा के फटाफट से कराना शुरू करें। वैसे तो है ना वीओडी में सब कुछ दिया है, लेकिन जो लोग लाइव पढ़ना प्रेफर करते हैं तो बेटर है कि फटाफट से पहले मॉडर्न इंडिया कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम्स शुरू हो गए हैं अगले महीने से, इस महीने से एग्जाम्स शुरू हो गए, सितंबर से ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम्स की डेट्स आनी शुरू हो गई हैं, है ना। बस इसलिए सिर्फ यही उद्देश्य है। अब तुम्हारे नोटबुक में सीक्वेंस बनाने के चक्कर में मैं वही पढ़ाता रहूं यार जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो उससे फायदा क्या होगा। तो बेटर है ना कि एग्जाम आने वाले हैं उसको मद्देनजर रखिए, उसको सोच के भी चीजों को आगे बढ़ाया जाए और डिसीजन लिया जाए, ये भी तो जरूरी है ना। और देखो सिंपल सी बात है, आप जीएस स्पेशल बैच में हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स होने हैं, आप सब जानते हैं। वैसे हम अगले वीक से पॉलिटी भी शुरू कर देंगे साथ के साथ साइमल्टेनियसली, पॉलिटी भी हम अगले वीक से शुरू कर देंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग सीधा सीधा उसकी भी शुरू हो जाए, है ना। बाकी कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत है ना, पता है ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से बिल्कुल गधे होते हैं, बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2+2=4, तो उनके लिए केवल 2+2 ही 4 होता है। यदि मैं 3+1=4 लिख दूं तो बेचारे घूम जाएं। अब वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो 2+2 4 बताए थे, आज 3+1 4 बता रहे हैं, बताइए गुमराह कर दिया है हमें। कहने का मतलब है, ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, कान को देखो ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना यही वाला कान है ना। और वैसे भी नहीं मायने रखता है आप नोटबुक सजा कर बना रहे हो, खूबसूरत बना रहे हो या कैसे भी बना रहे हो, है ना, लेकिन अल्टीमेटली है ना, अल्टीमेटली एग्जाम में केवल यही मैटर करता है आपके दिमाग में स्टोरेज कितनी है, आपको आता कितना है। नोटबुक और रजिस्टर थोड़ी लेके जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो आपको पता ही है। वहां पर तो केवल और केवल वही अटेम्प्ट कर पाओगे जो दिमाग में होगा। लिखवा दो, हिंदी में लिखवा दो, इंग्लिश में लिखवा दो, उर्दू में लिखवा दो, अबे क्या बकवासबाजी है। लिखवा दो का क्या मतलब है, क्या मैं लिखवाने आया हूं? अरे बेटे मैं पढ़ाने आया हूं, लिखने का काम आपका है। आप ना भी लिखें और उसे केवल याद कर लें तो वो लिखने से भी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे ना तब आपको ये मेरी बात सत्य लगेगी, अभी नहीं लगेगी, अभी तो आपने तैयारी शुरू करी है ना, तो अभी आपको नहीं लगेगी मेरी बात सत्य है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना और जब एग्जाम में बैठे होंगे और जब क्वेश्चन सामने होगा और उसको नहीं कर पाओगे, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी और फिर आप खुद अपने आप से कहेंगे कि यार सारा टाइम तो लिखने में वेस्ट कर दिया, सारा काम तो वीडियो देखने में वेस्ट कर लिया, सबसे बढ़िया रहता कि इन सब चीजों को याद करने में टाइम लगाया होता, इन सब चीजों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में टाइम लगाया होता। अभी तो सारा का सारा दिन किस में जाता है, सिर्फ करियर विल पर वीडियो देखने में और लिखने में, इसी में तो जाता है।
इसी को हम समझ लेते हैं कि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, लेकिन ये तैयारी नहीं हो रही है, ये तैयारी करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करा के चला जाऊंगा, आपकी तैयारी तब शुरू होगी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए खैर, एनीवेज, और आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और अगला टॉपिक उठाएंगे, और जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। उन यूरोपीय शक्ति और कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो आए थे यहाँ पर व्यापारी बनकर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना प्रशासन मजबूत किया और हमारे देश के स्वामी बन बैठे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।